Hello students, welcome you all in part 2 of dipole moment. In part 1 we discussed about the basic introduction of dipole moment where we discussed about units of the dipole moment, definition of the dipole moment, and at the end of the video I gave you the trick to find out the polar and non-polar nature of the molecule without drawing the structure, just by counting the bond pair as well as the lone pair, as I promised you to make the video in Hindi. So let's start in Hindi. You are waiting for the Hindi language. Okay. But before that, my dear student, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you all. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 डाइपोल मोमेंट। जिन बच्चों ने पार्ट 1 डाइपोल मोमेंट नहीं देखा है प्लीज़ जाइए और पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे उस बेस पे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। इसके बाद अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो कि आपके नीट, जेई या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट डाइपोल मोमेंट पार्ट 2 ट्रिक्स। सबसे पहली ट्रिक प्यारे बच्चों ये है कि अगर आपके पास कोई भी सेंट्रल एटम है, उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बोरोन है, यहाँ पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है और जितने भी साइड एटम हैं डियर स्टूडेंट वो सब आइडेंटिकल हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, कंपाउंड आपका नॉन पोलर होता है। यानी कि एक दफ़ा मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ इस एग्जाम्पल को लेते हुए। अगर सेंटर एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सारे साइड एटम क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, इस केस में भी आप देख सकते हैं फॉस्फोरस और सारे साइड एटम आइडेंटिकल हैं, तो इस केस में आपका कंपाउंड क्या होता है, नॉन पोलर। तो किसी भी कंपाउंड के नॉन पोलर होने की कंडीशन ये है कि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो और साइड एटम सारे आपके आइडेंटिकल हों, तो उस केस में आपका कंपाउंड नॉन पोलर हो जाता है। ये ट्रिक आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हों और ये पहचानने के लिए कि वो कंपाउंड आपका पोलर है या फिर नॉन पोलर। एक दफ़ा हम इस रूल्स को रीड कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इफ़ अ कंपाउंड डज नॉट कंटेन लोन पेयर, LP मीन्स लोन पेयर, on the center atom and all the side atom are same, then the compound will be non-polar. The compound will be non-polar. Okay, I think आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पार्ट 2 यानी रूल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई दफ़ा पूछा गया है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पोलैरिटी प्रिडिक्ट करने के लिए। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट में पूछे जाएंगे, लेकिन हम डाइपोल मोमेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो बेहतर यह है कि यहाँ पर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक आइडिया ले लिया जाए। ओके, रूल नंबर 2, पोलैरिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पोलैरिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर। जब 2 आइडेंटिकल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम सेम साइड होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर। और अगर वो अपोजिट साइड में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। हमें ये समझना है कि ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर में से कौन से आइसोमर पोलर होंगे और कौन से नॉन पोलर। आइए समझते हैं। When both the group is of the same nature, that is electron withdrawing and electron donating, then the cis form will be polar, while the trans form will be non-polar.
कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो दो ग्रुप अटैच हैं, यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है, अगर इनका नेचर सेम है यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं या फिर दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो उस केस में सिस फॉर्म जो स्ट्रक्चर आएगा वो पोलर होगा, और जबकि अगर ट्रांसफॉर्म वाला स्ट्रक्चर आएगा तो वो नॉन पोलर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है, तो इस वजह से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन हो गया। इसी तरह से ये भी कार्बन टू क्लोरीन हो गया। इन दो डायपोल का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये वाला डायरेक्शन होगा। अगर ये डायरेक्शन होगा, सिमिलरली इन दो ऊपर वाले डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होगा, तो इनका रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो आने वाला है। क्या आने वाला है इसकी चिंता नहीं करनी है, बस आप अगर ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी, तो आप ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि वो कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि सिस फॉर्म पोलर होगी क्योंकि उसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल नॉन ज़ीरो आता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लोरीन है और ये दूसरा क्लोरीन एटम है, ये दोनों अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, यानी कि इनके बीच में 180 का एंगल है। अगर आप यहाँ पे देखें कार्बन टू क्लोरीन, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्यारे बच्चों ये है, और इधर की तरफ हम देखें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। ओके, तो दोनों का इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसकी वजह से प्यारे बच्चों इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, नॉन ज़ीरो आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो आने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अगर डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट ज़ीरो आता है तो कंपाउंड नॉन पोलर होता है, और अगर आपका रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो आता है तो कंपाउंड क्या होता है, पोलर होता है। उम्मीद है आपको पावर रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम मूव करते हैं पावर रूल नंबर 3 की तरफ, जो कि एक थर्ड केस है रूल नंबर का 2 का ही एक्सटेंडेड पार्ट। अगर यहाँ पर अटैच्ड ग्रुप सिस या ट्रांसपोजिशन पर आइडेंटिकल ना हो, जैसे कि रूल नंबर 2 में हमने एक केस डिस्कस किया, जब दोनों ही ग्रुप आपके आइडेंटिकल हैं तो सिस फॉर्म पोलर होती है और ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर होती है। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो उस केस में ध्यान से सुनिएगा, उस केस में सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दोनों ही पोलर होती हैं, लेकिन दोनों की पोलरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर CH3 ग्रुप है और यहाँ पर हमारा क्लोरीन ग्रुप है। यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है अपवर्ड, इसका भी अपवर्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आने वाला है, इनका रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो आने वाला है। ओके, म्यू की वैल्यू आपकी क्या हो गई, नॉन ज़ीरो, तो ये कंपाउंड आपका है पोलर। अब फिर हम यहाँ पर बात करते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स की। ये नॉन पोलर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या है कि रिजल्टेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो रहेगी, क्योंकि दोनों ग्रुप प्यारे बच्चों डिफरेंट हैं। दोनों ग्रुप प्यारे बच्चों क्या हैं, डिफरेंट हैं। जैसे कि CH3 से C की तरफ हम यहाँ मूव करेंगे, तो ये वाला कार्बन जहाँ मेरी पेन की निब है, ये क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये कार्बन एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होगा। सिमिलरली इसी तरह से ये भी डायरेक्शन होगा। तो इनका नेट डायपोल मोमेंट कुछ कैंसिल आउट होगा, लेकिन 100% कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों डिफरेंट नेचर के हैं। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट ऐड होगा। तो हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि सर ये दोनों पोलर तो हैं, लेकिन इसमें सिस फॉर्म ज़्यादा पोलर होगी जबकि ट्रांसफॉर्म लेस पोलर होगी। ओके, तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि सिस फॉर्म हमेशा ज़्यादा पोलर होती है देन ट्रांसफॉर्म, अगर दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिफरेंट हैं। और अगर दोनों आपके आइडेंटिकल ग्रुप हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म ही पोलर होगी और ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर होगी। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आगे हम मूव करते हैं पार्ट नंबर
3 और ट्रिक नंबर 3 की तरफ। लेकिन अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ भूलिए नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 की बात करें तो कंपेयरिंग ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद आप ये है कि अगर मैं डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊँ आपको, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट के डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन साथ साथ बआसानी कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मैंने दोनों ही पार्ट को, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन और जो इनऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं, दोनों को ही मर्ज कर दिया है ताकि हम बेहतर वे में डाइपोल मोमेंट टॉपिक को समझ सकें। ये टॉपिक मेरी समझ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं कई सालों के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद रूल नंबर 3। अब यहाँ पर आप देखिए कि बेंजीन रिंग है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम अटैच्ड हैं। तो अब ये दोनों ग्रुप आपके जो हैं एडजेसेंट पोजीशन पर अटैच्ड हैं, तो आप सभी शायद जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम की तरफ मूव जब हम करते हैं तो 60 डिग्री का चेंज आता है, क्योंकि होल बेंजीन रिंग जो एक एंगल जनरेट करेगा, क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म है तो 360 डिग्री का एंगल जनरेट करेगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा प्यारे बच्चों, वो 60 डिग्री का होगा। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि डाइक्लोरोबेंजीन के अंदर जब वो एडजेसेंट पोजीशन पे हैं यानी ऑर्थो पोजीशन पे हैं, तो वहाँ पर जो एंगल है, डेल्टा है, वो 60 डिग्री है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको जैसा मैंने बताया कि एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम पर मूव करने से 60 डिग्री एंगल का चेंज होता है। बहुत ईजी वे में बच्चों मैं समझा रहा हूँ आपको। ओके, अगर हम यहाँ पे कार्बन नंबर 2 से इस कार्बन पाएंगे तो 60 डिग्री का चेंज होगा, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो 120 डिग्री का चेंज होगा। तो इन दो क्लोरीन के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। 120 डिग्री का है। क्या आप बता सकते हैं इनके बीच में क्या एंगल है? यस, इनके बीच में, क्योंकि ये अपोजिट पोजीशन पे हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो अब ये एंगल हमने क्यों जाना? इस एंगल को जानने के बाद इन स्ट्रक्चर्स के बीच में जो 2 क्लोरीन के बीच में एंगल हैं, इनकी बेसिस पे हम पोलैरिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल और द डाइपोल मोमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि जिसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा उसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन इज़ हाईली पोलर वाइल मेटा पोजीशन इज़ मॉडरेटली पोलर, और जो पैरा पोजीशन है वो लीस्ट पोलर है। तो अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप अटैच्ड है, रिमेंबर सेम नेचर ग्रुप, अगर डिफरेंट नेचर के हम यहाँ पे ग्रुप अटैच कर देंगे तो ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। ओके, अगर हम सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो उस केस में ऑर्थो सबसे ज़्यादा पोलर होता है, फिर मेटा एंड देन फिर पैरा पोजीशन। हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, OMP। ओके, OMP, वेयर O ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। उम्मीद है आपको रूल नंबर 3 समझ में आया होगा। अब रूल नंबर 3 की एक्सटेंडेड फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की है कि अगर वो दोनों ग्रुप जो पहले आइडेंटिकल थे, अब वो अगर डिफरेंट हो जाएं, जैसे कि CH3 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि क्लोरीन जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा इन दोनों ग्रुप से कुछ ना कुछ एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि एग्जैक्टली पैटर्न को अपोजिट बना देगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन एटम है यानी कि CH3 ग्रुप है, इसमें कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है।
जो कि 25% एस करेक्टर रखता है। आप सभी को ये बात पता होगी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे 25% एस करेक्टर होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये सब क्यों एक्सप्लेन करने लगे परसेंटेज एस करेक्टर, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लिया जाता है और क्यों। इस कार्बन एटम की बात करें तो क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होगा जिसकी वजह से ये वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर 33.3% और 33% होगा। और आप सभी जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्ट में ही आपने पढ़ा है, जब हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आपने पढ़ा था, कि परसेंटेज एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर के। इस कार्बन एटम का परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये कार्बन एटम जहाँ पर मेरी पेन की निब है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये कार्बन एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसकी वजह से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, आपको याद होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारा करेक्ट डायरेक्शन है। इस डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन को ही समझाने के लिए मैंने परसेंटेज एस करेक्टर की हेल्प ली, ताकि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएं, हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर की, जो कि मेटा पोजीशन है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा ड्यू टू द सेम रीज़न एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, और इस क्लोरीन का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सिंपली ये होगा। तो अगर आप इन दोनों डायपोल मोमेंट को एक साथ अटैच करते हैं और अरेंज करते हैं ताकि उसका आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकें, तो आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो एंगल है, इस डायपोल मोमेंट को मैं यहाँ पे इस एंगल को लेके आ जाता हूँ तो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाता है यहाँ पे। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का ये हो गया पैरा पोजीशन में, और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। इन दोनों डायपोल को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन सेम हैं और ये पैरेलल वेक्टर की तरह से हो गए, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पर बच्चों जो थीटा की वैल्यू है, थीटा एंगल की वैल्यू वो क्या है, 0। यहाँ पे थीटा एंगल की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अब आप ये देख रहे हैं जहाँ पर एंगल की वैल्यू सबसे कम है दो वेक्टर्स के बीच में, तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का एंगल है, देन फिर ये यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट एंगल है। तो जब सबसे ज़्यादा एंगल होगा तो डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा, यानी कि सेम रूल प्यारे बच्चों हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायपोल मोमेंट। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है कि सर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ नहीं एग्जैक्टली समझ में आ रही, तो मैं आपसे 95% गारंटी ले सकता हूँ कि अगर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे डाइपोल से रिलेटेड, तो वो 100% यही क्वेश्चन पूछेंगे नीट लेवल पे या फिर स्कूल लेवल पे। इसके अलावा कोई पॉसिबल क्वेश्चन आसानी से नहीं बन पाएगा। और अगर बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक्सेप्शनल केसेस की वीडियोस बनाता रहूँगा। ओके, आइए बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसमें सब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो स्ट्रक्चर को देख के बोल देते हैं कि ये नॉन पोलर है, बट इन रियल वो पोलर होता है। तो आइए इन राजों से पर्दा उठाते हैं। राजों से पर्दा उठाना ज़रूरी है ताकि आपको मिल सके करेक्ट सॉल्यूशन और आप ला सकें अच्छे मार्क्स। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो आइए रूल नंबर 4 के साथ राजों से पर्दा उठाते हैं। ओके, द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ डाई डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन मस्ट बी लीनियर और अ सिंगल एटम टू प्रोड्यूस अ नॉन पोलर कंपाउंड। आई थिंक आप में से कुछ लोग तो समझ गए होंगे और कुछ लोगों को समझाने की ज़रूरत है। अगर बेंजीन रिंग पर जो दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं वो या तो सिंगल एटम हो या फिर नॉन पोलर लीनियर स्ट्रक्चर हो, वो क्या हो आपका, लीनियर स्ट्रक्चर हो, तो उस केस में वो कंपाउंड नॉन पोलर होगा। और अगर उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं वो नॉन लीनियर हैं,
उनका स्ट्रक्चर लीनियर के अलावा कुछ और है तो वो नॉन पोलर होंगे। क्योंकि हम OH को एज डायरेक्ट OH लिख देते हैं तो हम पहचान नहीं पाते कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये सिंगल एटम है, क्लोरीन एंड क्लोरीन, और इसका स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते। सिंगल एटम है तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। हाँ, ये सिंगल एटम नहीं है, लेकिन अगर हम इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन बच्चों निकालने की कोशिश करें तो आप बता सकते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। इस कार्बन एटम की भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। sp का मतलब क्या है, लीनियर। sp का मतलब क्या है, लीनियर। तो इस वजह से ये ग्रुप ऑफ एटम है फिर भी लीनियर स्ट्रक्चर है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। एक दफ़ा और रीड कीजिए। द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ डाई डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन मस्ट बी लीनियर और अ सिंगल एटम टू प्रोड्यूस अ नॉन पोलर कंपाउंड। ये वाला एग्जाम्पल सिंगल एटम का था और ये का एग्जाम्पल आपका क्या है, लीनियर का है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस की, कि यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एग्ज़ाम में वो आपको डाइफिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना के देगा कि OH ये लिखा हुआ है और OH ये लिखा हुआ है। तो पहली नज़र में बच्चों होता है धोखा। तो पहली नज़र में आप सोचेंगे कि सर ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, तो इसका मतलब ये अपोजिट एंगल पर अटैच्ड हैं, तो ये नॉन पोलर होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पास लोन पेयर हैं? इस लोन पेयर की वजह से इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं रह पाएगा, ये अपने एंगल को चेंज कर लेगा। देखिए यहाँ पे दो लोन पेयर होने की वजह से ये OH इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से इनका नेट डाइपोल मोमेंट 100% कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। और अगर इनका डाइपोल मोमेंट 100% कैंसिल आउट नहीं हो सकता है तो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे कि ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। यानी कि जब OH ग्रुप अपोजिट साइड में अटैच्ड होते हैं और ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा बच्चों, पोलर हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेंजीन पर बोथ साइड SH ग्रुप अटैच्ड हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर सेम ही ग्रुप के हैं तो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होगा। इनके सेम स्ट्रक्चर होने की वजह से आपको एग्ज़ाम में बच्चा ये कंफ्यूज कर सकते हैं एग्ज़ामिनर, वो कुछ इस तरह से इस चीज़ को लिख कर देंगे SH, और यहाँ पर भी SH लिखा हुआ होगा और आप धोखा खा सकते हैं। लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद आपको धोखा नहीं मिलेगा, इतना तो विश्वास है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर CH और CH ग्रुप है, इनका भी डाइपोल मोमेंट 100% कैंसिल आउट नहीं हो सकता है क्योंकि ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर हैं। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों ये भी पोलर हो जाएगा। ये सारे कलेक्टिव एग्जाम्पल मैं आपके सामने ला चुका हूँ, इसके अलावा रेयर ही कोई एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आप इन एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को कुछ इस तरह से अटैच्ड कर दूं बच्चों कि ये रहा आपका COOH और ये रहा आपका COOH, आप बोलेंगे कि देखो सर एक एक दोनों एक जैसे ग्रुप कैंसिल आउट और ये हो गया आपका नॉन पोलर, लेकिन यहाँ आप धोखा खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बेहतर वे में बनाया एक्सटेंड करके। आप देखिए यहाँ पर भी लोन पेयर होंगे और ये भी आपके पास पोलर ग्रुप है और ये दोनों अपोजिट वे में है। ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इनका कभी भी डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो नहीं हो पाएगा। इनका डाइपोल मोमेंट जो है ज़ीरो नहीं हो पाएगा, नॉन ज़ीरो ही रहेगा, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों ये कंपाउंड भी आपका पोलर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे इस वीडियो के लास्ट एक्सेप्शनल केस के बारे में बात करेंगे। वो एक्सेप्शनल केस मोस्टली आपका इम्पोर्टेंट है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, हाँ, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में JEE मेन लेवल या फिर नीट लेवल में भी एक दो दफ़ा वो क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे जो बच्चों मैंने केस बनाए हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। आप इनको करने के बाद आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, बोथ NH3 and NF3 आर पोलर बट NH3 इज मोर पोलर देन NF3। NCERT में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन से इस चीज़ को
डिस्कस किया गया है। इवन डाइपोल मोमेंट को इसी एग्जांपल से एनसीईआरटी में समझाया गया है। और जो चीज़ एनसीईआरटी में होती है प्यारे बच्चों, वो ज़रूर कहीं ना कहीं घूम फिर के एग्ज़ामिनर के दिमाग में आ ही जाती है। और जब वो एग्ज़ामिनर के दिमाग में आ ही जाती है तो फिर कहीं ना कहीं घूम फिर के कभी ना कभी एग्ज़ाम में आ ही जाती है, आपको इसका सामना होगा। तो ऐसा सामना होने से पहले आपको इसको समझना और पढ़ना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर N है, नाइट्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन, इनके डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शंस हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन डाइपोल बनाना आ चुका है, क्योंकि आप पार्ट 1 हमारी वीडियो का देख चुके हैं। ओके, तो इसकी वजह से इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डाइपोल का डायरेक्शन अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, और अगर ये डायरेक्शन आपका अपवर्ड होगा, इस लोन पेयर का भी डायरेक्शन अपवर्ड, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन लोन पेयर के कंपेयर में लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके सामने नाइट्रोजन बेचारा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन एक पॉजिटिव सेंटर की तरह बिहेव करेगा विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर, बट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन एक नेगेटिव सेंटर की तरह बिहेव करेगा। तो इन सारे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, सपोज NH NH बॉन्ड के डाइपोल का डायरेक्शन मैं ये बना देता हूँ, इनका रिजल्टेंट ये आ जाता है। तो दोनों एक पैरेलल वेक्टर हो गए हैं और सेम डायरेक्शन में हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि इनका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बच्चों नॉन ज़ीरो आने वाली है, नॉन ज़ीरो आने वाली है। ओके, तो NH3 भी क्या हो जाएगा, आपका पोलर कंपाउंड हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं NF3 की, तो यहाँ पे खेल ही पलट गया, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन आप जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में तीन एलिमेंट हैं हमारे पास, NOF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अमंग दीज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन और फ्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके पास चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अब नाइट्रोजन फेल हो चुका है। नाइट्रोजन टू फ्लोरीन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन टू फ्लोरीन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा और इनका नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड होगा। और इसका सेम रीज़न डाइपोल मोमेंट का नेट रिजल्टेंट अप साइड होगा। लेकिन ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, क्योंकि ये तीन वेक्टर्स का सम है और ये एक ही वेक्टर है। तो इनका भी रिजल्टेंट बच्चों कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो आने वाला है। लेकिन आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि आप समझदार हैं, कि इन दोनों में से इसका नेट डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में। तो हम ये बोल सकते हैं NH3 इज़ मोर पोलर देन NF3। यहाँ तक हम समझ चुके हैं चीज़ों को। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. If you want any other kind of video on any topic, you can message me, and then definitely I will make a video for you. I will be happy if you contact me. Thank you for watching this video. We'll meet you soon in the next video. Goodbye.